नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र। महंत नरेंद्र गिरी केस को लेकर हर पहलू जानने की दिलचस्पी हर किसी में है, सब में है। और इसीलिए एबीपी गंगा बारीकी से ग्राउंड जीरो पर रहकर पड़ताल कर रहा है। एक बार फिर से हम नए खुलासे और पड़ताल के नए पहलू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस तहकीकात के सिलसिले में अब एसआईटी के बाद सीबीआई के स्पेशल 20 अफसरों की एंट्री हो चुकी है, जो इस केस के हर गुमनाम किस्सों को, मठ में दफन राजों को और उन चेहरों को बेनकाब करने के लिए जांच करेंगे जो महंत के गुनहगार हो सकते हैं। इस केस पर प्रयागराज से दिल्ली वाया लखनऊ हर किसी की नजर है। सवाल ये, एबीपी गंगा की पड़ताल शुरू होने जा रही है जौनपुर से, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के एक शिष्य अभिषेक मिश्रा के आलीशान घर ने हर किसी को चौंका दिया है। एक साल पहले तक अभिषेक मिश्रा एक झोपड़ी में रहता था, लेकिन अब आलीशान बंगला है। सीबीआई क्या कर सकती है, हम आपको बताने जा रहे हैं। क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराएगी सीबीआई, आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई और गवाहों से जानकारी भी लेगी सीबीआई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से बात करेगी सीबीआई और सबसे पहले कमरे में जाने वाले सेवादारों से भी सवाल करेगी सीबीआई। इसके अलावा एसआईटी टीम जो अभी तक जांच कर रही है, उससे भी जानकारी जुटा सकती है सीबीआई। किन चीजों पर सीबीआई की नजर है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट जो लगातार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं इस सारे मामले से जुड़ा हुआ। अभिषेक मिश्रा के आलीशान बंगले में कई बार महंत नरेंद्र गिरी गए थे जौनपुर में। पहले नरेंद्र गिरी के मठ के पास लड्डू बेचने का काम करता था अभिषेक। उसका आलीशान बंगला है, उसके बंगले में कई बार गए महंत नरेंद्र गिरी। ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक मिश्रा, ये आलीशान बंगला जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, 1 साल में बनाया गया ये आलीशान बंगला। और दूसरा जो आप देख रहे हैं कच्चा घर, वो पहले का घर है अभिषेक मिश्रा का। पहले वो इसी कच्चे घर में रहता था और अब ये आलीशान बंगला अभिषेक मिश्रा का है। स्वाभाविक तौर पर प्रश्न उठता है कि ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे बन पाया, ये किन पैसों से बना। ये प्रश्न सीबीआई के सामने भी है, ये प्रश्न एसआईटी के सामने भी था और सीबीआई अभिषेक मिश्रा से निश्चित तौर पर इस आलीशान बंगले के निर्माण और उसका होने के संदर्भ में सवाल करेगी। 1 साल में यह आलीशान बंगला बना दिया गया। आप देखिए, पहले कच्चा मकान जो रहता था अभिषेक मिश्रा का, और अब जो आलीशान बंगला है अभिषेक मिश्रा का जौनपुर। इस आलीशान बंगले में कई बार गए महंत नरेंद्र गिरी। तो सीबीआई पूछताछ कर सकती है अभिषेक मिश्रा से। अब सीबीआई क्या कर सकती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराएगी सीबीआई, आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई, गवाहों से भी जानकारी लेगी सीबीआई। ये सीबीआई के पॉसिबल स्टेप्स हैं। आरोपियों से पूछताछ करेगी, गवाहों से जानकारी लेगी, क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराएगी सीबीआई और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बात करेगी सीबीआई। सबसे पहले कमरे में जाने वाले सेवादारों से सवाल भी करेगी सीबीआई और इसके अलावा एसआईटी टीम से जानकारी जुटा सकती है सीबीआई। अब आपको बताते हैं कि किन चीजों पर सीबीआई की नजर है। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि सीबीआई क्या कर सकती है। सीबीआई जो कर सकती है, जो पॉसिबल स्टेप्स हैं जांच शुरू करने के बाद, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कमरे में जाने वाले जो सबसे पहले सेवादार थे उनसे पूछताछ करेगी, एसआईटी टीम से जानकारी लेगी, क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी सीबीआई, आरोपियों से पूछताछ करेगी, सारे जो 3 आरोपी हैं गवाहों से जानकारी जुटाने का प्रयास होगा सीबीआई का, पोस्टमार्टम जिन डॉक्टर से किया उनसे भी बातचीत करेगी सीबीआई, और वो सेवादार जो सबसे पहले कमरे में गए, आपने वीडियो में देखा, वो एक्सक्लूसिव वीडियो हमने आपको कई बार दिखाया, उन सेवादारों से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर रात से पर्दा उठेगा जब सीबीआई जांच करेगी और जांच खत्म करेगी। सीबीआई जांच अब शुरू होगी। 20 सदस्यीय सीबीआई टीम तैयार है बहुत गहन जांच पड़ताल करने के लिए, तहकीकात करने के लिए और सच को ढूंढकर खोजकर सामने लाने के लिए।
उन गुनहगारों को सामने लाने के लिए जो महंत नरेंद्र गिरी के गुनहगार हैं। सीबीआई कैसे काम करेगी, सीबीआई अपनी जांच को कैसे आगे बढ़ाएगी, कहां से बिल्कुल ठीक ठीक शुरू करेगी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वीरेश, अभी भी मैंने दर्शकों को बताया कि सीबीआई कर क्या सकती है, उसके संभावित स्टेप्स क्या हैं जब वो जांच शुरू करेगी। उसमें क्राइम सीन का रिक्रिएशन है, आरोपियों से पूछताछ है, डॉक्टर से पूछताछ है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन सेवादारों से पूछताछ है जो सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी के कमरे में दाखिल हुए। क्या जानकारी मिल रही है आपको? इनमें से सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है सीबीआई का जो सबसे महत्वपूर्ण होगा? देखिए, सीबीआई हर उस जिम्मेदार से पूछताछ करेगी, हर उस सामीप्य में रहने वाले व्यक्ति से पूछताछ करेगी, वकील से पूछताछ करेगी, वसीयतनामे के दरमियान रहने वाले जो मौजूदगी में मदद करने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ करेगी, शिष्यों से पूछताछ करेगी। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, सीबीआई जिनसे करेगी पूछताछ उनसे भी, और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वसीयत है। इस वसीयत सबसे बड़ी जड़ है, 200 अरब की वसीयत है। और ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं ये एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वकील साहब हैं जो ऋषि शंकर द्विवेदी जी, और दूसरे हैं वसीयतनामे के गवाह मान सिंह। और जिन लोगों की मौजूदगी में 4 जून 2020 को वसीयत तैयार की गई उनमें एडवोकेट संजय मिश्रा साहब हैं, एसएस द्विवेदी साहब हैं, और बीच में बैठे हुए मान सिंह साहब हैं, और वकील साहब हैं जो वसीयत लिखने और बनाने 20 साल से इस मठ की वसीयत लिख रहे हैं। और ये सारे जिम्मेदार लोग हैं। हस्ताक्षर को लेकर विवाद खड़ा हो रहा था, तमाम सारी बातें हैं। तो वसीयत में क्या था, 200 अरब की जो बातें चल रही हैं और पता नहीं कितनी कितनी चीजें चल रही हैं। हमारे साथ मोइन भी है, ये सारे वही जिम्मेदार लोग हैं और इन्हीं से बात करते हैं। वकील साहब, इतना विवाद, इतना सब चीजें, सीबीआई भी आएगी आप लोगों के पास, पूछेगी कि जो दस्तखत है वो सही है नहीं है, क्या है? दस्तखत जो भी है वो सामने है हमारे पास जो मौजूद है, उससे जो वहाँ दिख रहा है वो मुझे प्रथम दृष्टया मेल नहीं खाता दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो पूछेगी, जांच करेगी, वो काम सीबीआई का है, उसमें हम जो सहयोग होगा जरूर करेंगे। चलिए, वसीयतनामा आपके समय बनी, आपने सारे वसीयतनामा को बनाया, 1 2 3 बनाया। जो 4 जून 2020 को वसीयत आखिरी वसीयतनामा बना जिसमें बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने की बात की गई, उसको आपने बनवाया, आपकी और इन दोनों लोगों की मौजूदगी में हुआ। आप मान सिंह जी हैं, आप गवाही उसमें दिए। तो ये सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं। तो बात कर लेते हैं, आपकी मौजूदगी में एडवोकेट साहब एसएस द्विवेदी साहब बना, तो आप क्या कहेंगे? हम लोग की उपस्थिति में ये जो उत्तराधिकारी का बना था वसीयत, तो हम लोग की उपस्थिति में बना था, और जो उस पर अभी उनके आत्महत्या के उस पर जो पत्र आ रहा है, जो उस पर उनका सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, वो उधर से मेल नहीं खाता पहली दृष्टि में देखने पर। और आप बताइए मिश्रा जी, आप बताइए, आप उस समय मौजूद तो थे, महंत नरेंद्र गिरी को आपने देखा, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, सच्चाई है। जो सुसाइड नोट है उसमें तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, शिष्य कर रहे हैं, महंत कर रहे हैं, महामंडलेश्वर कर रहे हैं, लेकिन मौजूदगी नरेंद्र गिरी की मौजूदगी, और ये जो वसीयतनामा है इसमें साफ लिखा है, हाँ देखिए वकील साहब का नाम लिखा हुआ है। ये वसीयतनामे का पूरा बंच हमारे पास है, पूरा, और एक्सक्लूसिव है। जो चीज़ें, जो कागजात हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये वसीयतनामा है बाघंबरी मठ का, जिसमें आप जितने लोग हैं 1 2 3 सब कुछ इसमें है, और ऐसी चीज़ें केवल हमारे पास हैं। ये पूरा, ये बंच, वकील साहब जो हमारे साथ बैठे हैं ऋषि शंकर द्विवेदी जी हैं, और जो वसीयतनामा ने लिखे हैं इन लोगों की मौजूदगी में है, ये किसी के पास है नहीं। आप बताइए मोइन कि इसमें क्या सवाल बनता है सबसे ज़्यादा प्रासंगिक इन सभी लोगों से, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल हमारे पास है। ऋषि जी से हमारा सवाल ये है, ऋषि जी ये बताइए
कि जो वसीयतनामे की बात आ रही है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और महंत जी ने कई वसीयत की। तो आप हमें सिलसिलेवार तरीके से ये बताइए कि महंत जी ने कितनी वसीयतें की, किस किस तारीखों को की, और उससे पहले की जो वसीयतें उन्होंने कैंसिल की उसके पीछे उन्होंने आधार क्या दिया, और कानूनी तौर पर आज कौन सी वसीयत एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी वसीयत मानी जाएगी, कानूनी मान्यता क्या होगी। ऋषि जी देखिए, उन्होंने 3 वसीयतें 3 बार उन्होंने वसीयत किया था। पहली बार 7/1/2010 को किया था बलबीर गिरी के पक्ष में, उसको निरस्त किया 29/8/2011 को और आनंद गिरी के पक्ष में कर दिया। आनंद गिरी भी के पक्ष में जब जो चीज़ें आनंद गिरी के भी कार्य से जब असंतुष्ट हुए तो उन्होंने 2020 में 4 जून 2020 को उन्होंने बलबीर गिरी के पक्ष में तीसरी वसीयत किया। वही अंतिम वसीयत है और वही मान्य होगी। वही मान्य होगी। ये बताइए, एक सवाल ये है कि ये कैसे माना जाए कि वही अंतिम वसीयत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने आपको अलग करके किसी दूसरे वकील के मार्फत कोई नई वसीयत करा दी हो। ये कैसे प्रूफ होगा कि यही अंतिम वसीयत है जो पिछले साल आपने कराई थी? 20 जून 2020 की वसीयत में 4 जून 2020 की वसीयत में जो आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। कह रहा हूं, आप जैसे ही डेट गड़बड़ हुए वैसे ही जो मुख्य गवाह हैं उन्होंने तुरंत करेक्ट कर दिया, तुरंत करेक्ट कर दिया। सही चीज है। 4 जून 2020 की वसीयत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमने 7/1/2010 और 29/8/2011 जो वसीयतें फला बही नंबर फला पर किया था वो समस्त निरस्त मनसूख और निरस्त की जाती हैं। इसके बाद अंतिम वसीयत मैं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जो भी मेरी अंतिम वसीयत है यही मान्य की जाएगी। ये अंतिम वसीयत है और जिस तरीके से विवाद है ये सारे साक्षी हैं, ये सारे जो चारों लोग हैं उस वसीयत के साक्षी हैं। सीबीआई आएगी, इनसे भी पूछताछ करेगी। वकील साहब इसके लिए तैयार भी हैं क्योंकि 20 साल से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। वीरेश, ये तो ठीक है वीरेश, सवाल अब ये है वीरेश, अब सवाल ये है कि इस वसीयत की स्टैंडिंग क्या है? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है के लिए मैं नहीं जानता कि वो आत्महत्या कर सकते हो, कितनों को जीवन दे रहे हैं तो वो पंच परमेश्वर तय करेंगे, वो मठ के लोग तय करेंगे। तो इस वसीयत की वैलिडिटी क्या है? जो है वो जांच कर रही है पुलिस, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, जो आपने सवाल किया उस सवाल को वकील साहब ने पहले ही जवाब दे रखा है। एक बार फिर सवाल करता हूं कि इस वसीयत की वैधता क्या है। क्योंकि मौरूसी ट्रस्ट की बात हो रही है, जो ये अखाड़ा है, हर ट्रस्ट का अपना अलग अलग मामला है, हर अखाड़े का अपना अपना मामला है। तो मौरूसी ट्रस्ट में जो वसीयत होती है, लिखी गई है, वही मान्य होती है और इस पर जो विधिक राय है इनसे बेहतर कौन देगा? इस ट्रस्ट मौरूसी ट्रस्ट की जो ये है मठ बाघमरी मठ, इसकी वसीयत के आधार पर एक उत्तराधिकारी तय किए जाते हैं। ये उसका इतिहास भी है, यही उनके बाइलाज में लिखा हुआ है और यही एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। अन्य बाकी मठ जो भी कहा जा रहा है वो सब निराधार है। किसी भी कोर्ट में टिकेगा, हर एक कोर्ट में यही टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए तो भी यही टिकेगा। मान सिंह जी, आप गवाह हैं तो आपकी गवाही जी। हम वसीयत 4 जून 2020 की वसीयत में महंत नरेंद्र गिरी के पहचान को मैंने किया है, अपना दस्तखत किया है। गवाह के रूप में मेरा दस्तखत है। दस्तखत है, गवाह के रूप में इनका दस्तखत है। इस वसीयतनामे पर गवाह के रूप में दस्तखत है, यानी कहीं कोई फर्जी नहीं, सब कुछ एक्सक्लूसिव है। एक सवाल ये उठता है कि जो अखाड़े के पंच परमेश्वर हैं वो ये कहते हैं कि मुहर तो हम लगाएंगे, हम तय करेंगे, सिर्फ वसीयतनामा लिख देने से कुछ नहीं होगा, जो हम तय करेंगे वही माना जाएगा। बलबीर गिरी ने भी इसी बात को कहा है कि जो पंच परमेश्वर फैसला करेंगे वो हम मानेंगे। ऐसे में जिस तरीके से विवाद उठ खड़ा हुआ है, जिस तरीके से हर घंटे नई बातें सामने आ रही हैं, अगर ये वसीयत कोर्ट में जाती है, अगर ये मामला अदालत तक जाता है, तो ऋषि जी बताइए इस वसीयत की वैधानिक मान्यता क्या कुछ होगी, कितना टिक पाएगी? मठ का नियम क्या है, क्या संस्था का नियम है? इस वसीयत के विरुद्ध कहीं किसी कोर्ट में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बलबीर गिरी ही मात्र स्टैंड कर पाएंगे, बाकी कोई स्टैंड नहीं कर पाएगा।
बची पंच परमेश्वर और अखाड़ों की। पंच परमेश्वर अखाड़े अपना जो भी तय करना चाहें वो स्वतंत्र हैं, लेकिन इस मठ का उत्तराधिकारी सिर्फ वसीयत से तय होगा, यही उसके बाइलाज में लिखा है, ऐसा ही होता है। भाई जब कानून है, कानून से देश चल रहा है और कानून कह रहा है कि मॉरिसी ट्रस्ट है ये अखाड़ा, तो ऐसे में जो वसीयत में लिख दिया गया बलबीर गिरी के पक्ष में गया तो होगा। इतना बड़ा पैनल जो महंत जी इतना बड़ा पैनल बिठा रखा है, उस वसीयत ऋषि जी उस वसीयत से जुड़े हुए चार वकील हमारे साथ बैठे हैं और एक्सक्लूसिवली हम लोग दिखा रहे हैं, सबसे पहले दिखा रहे हैं। तो जो बातें ऋषि जी कह रहे हैं वो हम इनसे द्विवेदी जी से भी पूछ लें, मानसिक जी से भी पूछ लें जी कि जो ये वसीयत का कहा जा रहा है कि अखाड़ा करेंगे, अगर महंत जी भी ऐसी ही वसीयत से महंत बने थे, मतलब उनके लिए भी इसी तरीके से उनके पूर्ववर्ती ने किया था। जी जी बिल्कुल, उनके भगवान गिरी ने उनको वसीयत किया था, उसी वसीयत के आधार पे वो महंत बने थे। अच्छा, उस समय भी कोई विवाद हुआ था? कोई विवाद नहीं था। महंत नरेंद्र गिरी उनके बाद शिष्य थे, उन्होंने भगवान गिरी से ने किया, वो उनके महंत बने। भाई द्विवेदी जी, बात आप भी वकील हैं और आपकी मौजूदगी में वो वसीयत हुआ, तैयार हुआ, सब कुछ हुआ, तो बात जो वकील साहब कह रहे हैं ऋषि जी, तो आप भी इस बात को मानते हैं कि कहीं भी जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ये वसीयत अगर लिख दिया गया है बलबीर गिरी का, तो उस पे पंच परमेश्वर अखाड़ा परिषद जो करे टिकेगा यही? देखिए, वसीयत के बाइलाज के जो भी इनका अखाड़ा परिषद का जो भी है वो, और पंच परमेश्वर का तो उनका अपना अलग है, वो अपना तय करे, लेकिन जो कानून कहता है, जो उसकी वो अखाड़े का बाइलाज है, उसके हिसाब से जो वसीयत के है वो बलबीर गिरी जी का है। इससे पहले भी भगवान गिरी जी ने नरेंद्र गिरी जी को वसीयत किया था, उसके बाद वो उस पर आए थे। तो निश्चित रूप से संजय मिश्रा जी, आप भी इस बात को, चूंकि आप भी वकील हैं, एडवोकेट हैं और आपकी मौजूदगी में वसीयत तैयार हुई थी, तो क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे जो वसीयत है सही की गई, अंतिम वसीयत सही है। नियमतः, कानूनतः, हर तरीके से, चूंकि देश में तो कानून का राज है ना, तो कोई भी, चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, हर संगठन कानून के हिसाब से चलता है, तो कानून के हिसाब। ये मान लिया जाए कि बलबीर गिरी ही महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी होंगे, जो बातें उन्होंने वसीयत में लिखी है और जिस वसीयत का जिक्र उन्होंने सुसाइड नोट में किया है, उस पर अखाड़े के पंच परमेश्वर, अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी और जो संत महात्मा हैं वो कोई दखल नहीं दे सकते हैं। क्या आप लोग ये बताएंगे जो हमारे साथ पैनल बैठा हुआ है? देखिए, नरेंद्र गिरी को तो दिक्कत नहीं हुई, नरेंद्र गिरी के जो गुरुजी ने वसीयत में लिख दिया तो काम हो गया, लेकिन यहाँ तो है परेशानी। यहाँ तो आनंद गिरी की बात हो रही है, बलबीर गिरी की बात हो रही है, महामंडलेश्वर कुछ कह रहे हैं, परिषद कुछ कह रही है, तो आप बताइए टिकेगा कौन? टिकेंगे सिर्फ बलबीर गिरी। अच्छा, बलबीर गिरी इसलिए टिके। मान लीजिए, चलिए मान लीजिए अखाड़ा परिषद की बैठक हुई, कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच जैसे ही खत्म होगी, किसी को क्लीन चिट मिलेगा, कोई दोषी होगा, तो जैसे ही खत्म होगी तो अखाड़ा परिषद और पंच परमेश्वर ने तय कर दिया कि फला हुए, तो क्या उनको तय करने का अधिकार नहीं है? उनको तय करने का अधिकार अखाड़ा परिषद को नहीं है, क्योंकि 300 वर्ष पुराना मठ है ये। ये आज का नहीं है, 300 वर्ष पुराना मठ है और इसका जो भी उत्तराधिकारी है वसीयत से ही होता आया है। अच्छा ऋषि जी, एक सवाल और उठ रहा है जो तमाम लोगों की तरफ से आ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि कई लोग, बहुत जिम्मेदार लोग, उस अखाड़े के जिम्मेदार लोग, अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी कह रहे हैं कि ये संदिग्ध मौत है, मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इस पूरे, मतलब महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड से सिर्फ और सिर्फ बलबीर गिरी को फायदा होना था, सिर्फ बलबीर गिरी को फायदा होना था, इसलिए वो भी जांच के दायरे में रहेंगे। 1% के लिए अगर मान लिया जाए, सिर्फ कल्पना कर लीजिए कि अगर सीबीआई की जांच में बलबीर गिरी की भी कोई भूमिका होती है, तब ये वसीयत कहां स्टैंड करेगी, इसका स्टेटस क्या होगा? तब ये आपका प्रश्न सही है। अगर बलबीर गिरी कहीं से भी उस महंत नरेंद्र गिरी के किसी, जो उनके हत्या या जो भी होता है, जो भी सीबीआई जांच करती है, उसमें कहीं दोषी पाए जाते हैं, तो ये वसीयत उस दिन खत्म, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की, मृत्यु व्यक्ति की संपत्ति उसके जो भी दोषी होगा उसके दोषी को नहीं जा सकती। उसके बाद अखाड़ा परिषद को अधिकार होगा। मतलब नियम है, कानूनन नियम है। किसी को कोई अगर वसीयत कर रहा है किसी के फेवर में, अगर उसी की वजह से उसकी मौत होती है तो वसीयत का फायदा उसको नहीं मिल पाएगा।
यानी बल्ले के घेरे में कोई भी हो सकता है, जांच के घेरे में कोई भी हो सकता है। सीबीआई आई है तो सबसे पूछताछ करेगी, इनसे भी पूछताछ करेगी, मिश्रा जी से, संजय मिश्रा वकील साहब से, मान सिंह से जी पूछताछ करेगी, द्विवेदी जी से भी पूछताछ होगी और ऋषि जी से भी पूछताछ होगी। लेकिन दोषी बलबीर गिरी भी होंगे, उनसे भी पूछताछ होगी, आनंद गिरी से तो हो ही रही, जिससे भी पूछताछ होगी अगर वो दोषी पाया गया, बलबीर गिरी भी दोषी पाए गए तो चूंकि उनके पक्ष में है, तब 300 साल की ये परंपरा पहली बार टूटी। तब वीरेश एक सवाल, तब अखाड़े सवाल को स्वाभाविक अधिकार है। दिया जा सकता है कि वो तय करे कि वो कौन महंत होगा। एक सवाल, उससे पहले तक वसीयत ही मान्य होगी। जी वीरेश मान्य होगी तब जी वीरेश